20 फरवरी को महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ पर सियासत अब भी नहीं थम रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समूचे विपक्ष की ओर से महाकुंभ पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया और विपक्ष को सनातन विरोधी तक बता डाला। उन्होंने समाजवादी, आरजेडी, टीएमसी और कांग्रेस सब पर एक के बाद एक कटाक्ष किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश और 56 करोड़ लोगों की आस्था के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगम का जल स्नान और आचमन दोनों के लायक है। इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। समाजवादियों की सोच संक्रमित हो चुकी है और संक्रमित सोच का कोई उपचार नहीं। सीएम योगी ने महाकुंभ को फालतू बताने वाले लालू प्रसाद यादव के बयान पर भी हमला बोला और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली ममता बनर्जी को भी करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन को बदनाम करने वालों ने दुष्प्रचार किया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के भीतर कहा था कि यह महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है? क्या गंगा स्नान करने से भरपेट खाना मिलता है? लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू कह चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज में संगम के जल की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े कर चुके हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से लोग बीमार हो रहे हैं। कोई कुंभ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, कोई कड़वे बोल रहा है। ऐसे में सवाल की अगर मुद्दा अव्यवस्था है तो निशाना आस्था क्यों? सवाल यह भी, क्या विपक्ष हिंदू विरोधी है? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सनातन, सदन और सियासत, ये तीन शब्द इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता हर दिन कुंभ की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। खड़गे, अखिलेश, लालू और ममता के आरोपों के बाद जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से ही विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर दिया। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? कुंभ पर योगी ने विरोधियों पर क्या करारा जवाब दिया, तो इसे भी समझिए। लालू को महाकुंभ फालतू दिखाई देता है। इनके साथ ही महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे हैं। योगी कहते हैं कि एसपी वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सनातन को बदनाम करने वालों ने दुष्प्रचार किया। कुंभ को लेकर झूठा वीडियो दिखाया गया। संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता और ये 56 करोड़ लोगों की आस्था का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के जवाब आते ही गर्म हो गई सियासत। नेता एक दूसरे पर कैसे जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, जरा सुनिए। इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही किसकी है? अगर व्यवस्था पर कोई सवाल विपक्ष उठा रहा है तो ये कह रहे हैं कुंभ के विरोधी हैं। इनको कुंभ से मतलब नहीं, ये कुंभ में अपना वोट खोज रहे हैं। महाकुंभ में सनातनियों की भीड़ को देखकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सनातन विरोधियों का कलेजा फट रहा है। आप व्यवस्थागत आधार पर कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आस्था पर कोई सवाल खड़ा कर दे, यह देश के संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ राजनीतिक आचरण है। महाकुंभ को लेकर वैसे महागठबंधन के भीतर ही विरोध दिखा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कुंभ में अनगिनत मौत की बात कही, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सहयोगियों को आईना दिखा दिया। कैसे, खुद सुनिए। हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए। उसकी कुव्यवस्था जरूर है, व्यवस्था सही नहीं है, उस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन कुंभ पर, स्नान पर कोई अगर उठाते हैं तो यह गलत है। कुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती हैं कि विरोधियों के लिए होगा मृत कुंभ, पर हम सनातनियों के लिए है अमृत कुंभ।
उनको मृत कुंभ लग रहा है, लेकिन हमें अमृत कुंभ लग रहा है। सनातनी जो है आज कम से कम 55 करोड़ तक पहुंच गया, तो सनातनी जो है अपने अमृत कुंभ में जाके नहा के अपने को धन्य मान रहा है। कुंभ सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं, पर महाकुंभ को लेकर नेताओं के विवादित बोल पर गरमाई सियासत के बीच सत्ता पक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि क्या विपक्ष हिंदू विरोधी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं सवाल अव्यवस्था पर तो निशाना आस्था पर क्यों। पहला और महत्वपूर्ण सवाल अव्यवस्था पर तो निशाना आस्था पर क्यों। 55 करोड़ का कुंभ स्नान, विपक्ष क्यों परेशान। महाकुंभ के अमृत में सियासत का विष क्यों घोला जा रहा। महाकुंभ को विपक्ष क्यों कह रहा मृत्यु कुंभ या फालतू। क्या हिंदू विरोधी है विपक्ष। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा के भीतर कहती हैं महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या गंगा स्नान करने से भरपेट खाना मिलता है। लालू प्रसाद महाकुंभ को फालतू कहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज में संगम के जल की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने वालों के बीमार होने का दावा करते हैं। अब बीजेपी अगर विपक्ष को हिंदू विरोधी कह रही है, सनातन विरोधी कह रही है, तो आपको झटपटाहट क्यों है। देखिए संतोष जी, नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी के बयान के संदर्भ में जिस तरह से 8 सेकंड का क्लिप काट करके दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया को उन्होंने प्रस्तुत किया, उसी के माध्यम से इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सबको पता है कि लालू जी ने उस दिन जो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति हुई और जिसमें मौतें हुई, उस संदर्भ में बातें की थी। और उसी संदर्भ में बात करते करते जब मीडिया ने कुंभ में जो हादसा हुआ था उसके संबंध में पूछा, तो इन्होंने कहा क्यों वो सब फालतू बातें करते हो। इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जो महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति हुई, यह आस्था का मामला, और आस्था के मामले पर सवाल मत खड़ा करो। उन्होंने पूरा नहीं एजाज जी, आप आसानी से बच के जा नहीं सकते। एजिटिस वर्ड में सुनवा देता हूं, एजिटिस वर्ड में बता देता हूं क्या बोला गया है। अरे ये सब कुंभ का कोई मतलब है क्या, फालतू है कुंभ, ये शब्द बोले गए, 8 सेकंड के क्लिप पर ये शब्द बोले गए हैं। मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूं और एक बार एजाज अहमद जी की आवाज बढ़ा दीजिए। अरे ये सब कुंभ का कोई मतलब है क्या, फालतू है कुंभ, ये शब्द बोले गए और स्क्रीन पर भी 8 सेकंड के क्लिप को काट करके जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा, जिस तरह से 8 सेकंड के उस क्लिप की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें फालतू है कुंभ, ये हमने जोड़ा। एक जिम्मेदार चैनल के आप फालतू है कुंभ हमने जोड़ा। इस तरह की बातें मत कीजिए संतोष जी, आप एक जिम्मेदार चैनल के एंकर हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आप मत फंसिए। एजाज जी की आवाज बढ़ाई जाए। सभी मेहमानों को रोकना चाहता हूं, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। शालीमार बाग से चुनाव जीती है रेखा, दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं रेखा गुप्ता, जिन्हें अब दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप रही है बीजेपी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब उनके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी। दक्षिण दिल्ली से वो जीत कर आई हैं और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी और ये जश्न शुरू हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शालीमार बाग से चुनाव जीती है रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं रेखा, फिलहाल भी महासचिव है वो, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं और अब उन्हें एक नई
बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। दिल्ली की यह बड़ी जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता के कंधों पर। लगातार न्यूज 18 ये खबर चला रहा था, रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा था और अब इस पर मोहर लग गई है। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी है रेखा गुप्ता और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने का भी उनका अनुभव है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं और अब सीएम पद की जो रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था, न्यूज 18 लगातार ये नाम आप तक पहुंचा रहा था, उस पर मोहर लग गई। रेखा गुप्ता, उन्हें दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है और वो बीजेपी के जो 21 राज्यों में सरकार चल रही है, बीजेपी शासित 21 राज्यों में जो सरकार चल रही है, उसमें यह पहला राज्य होगा दिल्ली जिसमें महिला मुख्यमंत्री को बनाया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं रेखा गुप्ता, उन्हें अब दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शालीमार बाग से चुनाव जीती है रेखा गुप्ता और अब दिल्ली की जिम्मेदारी, दिल्ली की कमान, दिल्ली का भार उनके कंधों पर। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें अब सौंपी जा रही है। और तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐलान के बाद जश्न का माहौल और ये विक्ट्री साइन दिखाती हुई रेखा गुप्ता इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दिल्ली में जश्न का माहौल और जश्न की तस्वीरें भी आप फिलहाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली से यह बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं, इसका भी अनुभव उनके पास रहा है और यही सारी बातें उनके पक्ष में गई। रेखा गुप्ता को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आला कमान ने उन पर भरोसा जताया है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को बड़े अंतर से उन्होंने हराया। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं रेखा गुप्ता। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रेखा गुप्ता और इसके अलावा रेखा गुप्ता LLB पास भी है, यानी कि कानून की उन्हें जानकारी है। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कौन है रेखा गुप्ता जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो भी जान लीजिए। जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में उनका जन्म हुआ। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। दिल्ली को बहुत अच्छे से वो जानती हैं। ABVP से जुड़कर राजनीति में वो एक्टिव हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव भी रह चुकी हैं। बड़ा अनुभव, बड़ा तजुर्बा उनके पास है और विधायक बनने से पहले पार्षद रह चुकी हैं। तो मेहमान लगातार मेरे साथ हैं, चूंकि अब टॉपिक बदल चुका है और सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार, अब मैं आपका रुख करूंगा। रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई कमान, पहला कमेंट। संतोष जी, आपको बधाई, आपके चैनल की बधाई और इसके माध्यम से 125 करोड़ सनातनियों का जो कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं उनको आईना दिखाने का काम किया है। दिल्ली की तख्त पर एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करने के लिए काम किया है। हम उसके लिए बधाई देते हैं, सारी जनता को बधाई देते हैं। और जिस तरह से दिल्ली का विकास आने वाले समय में होगा वो दिल्ली जनता देखेगी। डबल इंजन की सरकार, विकास की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है। ये कुंभ से निकला हुआ अमृत है। ये विरोधी लोग इसको समझ लें कि आप जिस तुच्छ राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति से जनता आपके साथ नहीं रहने वाली है, आपसे कट चुकी है। और इसी का परिणाम है कि देश की जनता हमें अपना सर्वोपरि सम्मान दिया है और उस सम्मान को हम इज्जत करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से जो ये खुशखबरी आ रही है, मैं सबों को बधाई देता हूं, खासकर आरजेडी, कांग्रेस और इन लोगों को भी बधाई देता हूं कि कम से कम देश के विकास, जो हमारे सनातन धर्म है, इसका अपमान नहीं करें। देखिए, एक समय था जब धर्म ही कानून था, धर्म से कानून चलता था और हिंदुस्तान का सनातन हिंदुस्तान की अस्मिता है, हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है और हिंदुस्तान की मान सम्मान का प्रतीक है। अरे 1-2 लाख लोगों को एक साथ कहीं आयोजन में तो आपके पसीने छूट जाते हैं। जहां 55 करोड़ लोगों का एक जगह लाकर और एक इस तरह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक
कुंभ मेले का आयोजन जिस रूप में किया गया, हमारे मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और सारे सनातनियों विश्व में फैले हुए जिस रूप से बिहार में आकर, उत्तर प्रदेश में आकर और उन्होंने कुंभ में अपनी आस्था की डुबकी लगाई, ये देखने लायक है। मन विह्वल हो जाता है। ठीक है, अरे राजेश जी अब तो से भी समय आ कमेंट ले गया लेते है हैं कि आपके आप एक खिलाफ हो। चुनाव लड़े हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव वो लड़े हैं। राजेश जी, रेखा गुप्ता नई कमान उनके हाथों में दिल्ली की। संतोष जी, सर्वप्रथम मैं दिल्ली के नियुक्त इसलिए कि अभी चयन हुआ है निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद बधाई देता हूं और भाजपा को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 21 राज्यों में किसी एक महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भाजपा के लोगों से आग्रह करेंगे कि अहंकार में नहीं, अगर दिल्ली की जनता 25-26 साल बाद या 27 साल बाद उन्हें बहुमत दिया है तो उसका सम्मान करें, अहंकार में न बदलें और कोशिश करें कि पिछली बार जब इनकी सरकार थी, सर्वप्रथम भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी थी, कई मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना से लेकर साहेब सिंह वर्मा से लेकर सुषमा स्वराज जी तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और बाद में उनकी सरकार गई तो 15 साल तक शीला दीक्षित रही। तो कुछ ऐसा व्यवहार न करें, अहंकार में न रहें और रेखा गुप्ता जी को बनाए हैं तो 5 साल उन्हें रहने दे ताकि वो काम करें ना। ये अहंकार विरोधियों का टूटा है, आपका टूटा है। हम अहंकार नहीं है, हम जनता का सम्मान करते हैं, हम उनके आशीर्वाद से बने हैं, ये अहंकार नहीं है। राजेश जी, निश्चित तौर से हम कहेंगे कि ये जनता का सम्मान है। ठीक है, राजेश जी का टर्न है। अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं सुन रहा था मैं आपका बार बार सनातनियों पे चल रहा है हमला। सबसे पहले सनातनी के सवाल कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है या सनातन के ठेकेदार? ये हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जो सवाल आपका है संतोष जी, वो पूछे नहीं, तब भी मैं बता रहा हूं क्योंकि डिबेट इसी विषय पे था कि किसी को, मैं स्वयं 2 दिन 13 से लेकर 15 तक कुंभ में रहा, 5 बार स्नान किया, भंडारा चलाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी है। एक कि मैं शुद्ध सनातनी और ईमानदार सनातनी हूं। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ सनातन 125 करोड़ सनातन की बात करते हैं, अच्छी बात है। और सनातन विरोधी कौन है? कुंभ का कोई विरोध नहीं कर रहा है। कुंभ में जो कुव्यवस्था है, क्या इस पर सवाल उठाना सनातन? राजेश जी, रेखा जी पे आते हैं ना, कुंभ में जो 800 लोग मारे, नहीं सुनिए सर, नहीं सुन तो लीजिए, जो 800 लोग मारे गए, क्या इस पे सवाल उठाना सनातन विरोधी है? क्या कुंभ का पानी आचमन योग नहीं है? मैं नहीं कहा। 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य कहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। तो शंकराचार्य को नहीं बोलते हैं। ठीक है, चल मैं आपके पास आता हूं। पहले नवल शर्मा जी से रेखा जी पे एक कमेंट ले ले। नहीं, तीसरा सुनिए, 56 करोड़ लोग अब तक नहा लिए हैं, 56 करोड़ लोग नहा लिए हैं और नहाने वाले हैं 20 करोड़ लोग। अब भाजपा का वोट कितना मिलता है? मात्र 23 करोड़ लोग। तो 23 करोड़ लोग तो सनातनी हुए, बाकी इनके विरोध में क्यों है? तो पहले ये बताएं कि 125 करोड़ सनातनी में मात्र इनको 23 करोड़ लोग वोट क्यों देते हैं? जी, बाकी मेरा सवाल ये है कि उनके रेखा जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये कि 21 राज्यों में बीजेपी शासित सरकार चल रही है, उनके या तो उनके सहयोग से चल रही है या वो खुद सरकार में है, और उन 21 राज्यों में यह पहला राज्य बना है जहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रेखा गुप्ता जी बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता थी, तो इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी मानसिक सबलीकरण होगा, यह बड़ी बात है। तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है। संतोष जी, चूंकि बहस अभी चल रही थी कुंभ पर, तो कुंभ पर अगर हम 2 शब्द न बोले तो ये ज्यादती होगी। जी,
नवल जी, माफी के साथ आपको रोकता हूं। रेखा गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री एक बार थोड़ा यहाँ से नाम सामने आने के बाद पहली बार कुछ कहती हुई सुनाई दे रही हैं। हम उनको सुन लेते हैं और इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, दोबारा से उनकी तरफ रुख करेंगे। तब तक एजाज अहमद जी से कमेंट ले लेते हैं। एजाज जी, दिल्ली की नई जिम्मेदारी दी गई है रेखा गुप्ता जी को और विपक्ष लगातार जो सवाल उठाता रहा है वो सवाल को साधने की कोशिश की गई। देखिए, अरे सबको बराबर समय दीजिए संतोष जी, बताइए। आधा मिनट भी आप नहीं बुलवाए हमसे। इसके लिए नवल जी, रेखा शर्मा जी आई थी स्क्रीन पर, कुछ कहना चाह रही थी, तब तक का सिग्नल मैं आपके पास दोबारा से आ जाऊंगा। एजाज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नवल जी आपके पास। संतोष जी, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुझे अपेक्षा है कि वो जो दिल्ली की गलियों में जिस तरह से महिला खिलाड़ियों को पिटवाने का काम किए थे और जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को समर्थन दिए थे, उससे मुक्ति पाले। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार जो महिला विरोधी कार्य करने वाले लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाता है, उनसे मुक्ति पाले। महिला मुख्यमंत्री बना देने से महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता है। महिला खिलाड़ियों का सम्मान करना सीखे। महिलाओं के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ यौनाचार व्यभिचार की एजाज भाई, इतने बड़े सम्मान को महिला का सर्वोच्च पद पर दिल्ली में बैठाया गया, भारतीय जनता आप पार्टी कहते की हैं क्या सम्मान सोच की बात नहीं है, इस मामले पर ये बताएं। आज भी ब्रिजभूषण शरण सिंह इनकी पार्टी में बने हुए हैं। ये कौन सा महिलाओं के साथ सम्मान का भाव है, कौन सा महिलाओं के प्रति इनका सम्मान अफसोच है, ये बताने का कार्य करे। और किस तरह से जवाब ले लेते हैं। नवल जी की बात अधूरी रह गई थी। नवल जी, सबसे पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। बोलने का कब काम करेंगे ये भी बताने का काम करें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए संतोष जी कि आपके सवाल का जवाब दें या एजाज भाई के सवालों का जवाब दें? दोनों का दे दीजिए। नहीं, आप अपने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाली बात तो एजाज भाई, अरे एजाज भाई का थोड़ा फेटर डाउन कर दीजिएगा। एजाज भाई को महिला आत्मसम्मान के मुद्दे पर दूसरों को सीख देने के पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि 1990 से 2005 के बीच का पूरा शासनकाल लालू जी और राबड़ी जी का बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार का वो काल रहा है, जिसमें पूरे बिहार की महिलाओं के आत्मसम्मान का चीरहरण हो रहा है। और ये लोग बिहार के एक्सचेकर को, बिहार के खजाने को लूटने में लगे रहे। इसलिए महिलाओं के मुद्दे पर तो इनको कुछ बोलने के पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी कुंभ की चर्चा हो रही थी, मैं 2 लाइन कुंभ पर भी बोल रहा हूँ। संतोष जी देखिए, कुंभ के बारे में लालू जी ने जो भी वक्तव्य दिए वह सनातन परंपरा का तो अपमान है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन कर दे रहा हूँ। बड़ी रोचक जानकारी आपको दिए जा रहा हूँ। आप चूंकि समय कम है, देखिए, अगर लालू जी को अभी कोई बोल दे कि लालू जी जाइए और कुंभ स्नान कर लीजिए, आप चारा घोटाला के पाप से मुक्त हो जाइएगा और आप चुनाव लड़ने के काबिल हो जाइएगा, तो लालू जी दौड़ कर जाएंगे और कुंभ स्नान कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब लालू जी को 1996 में पता चला कि सीबीआई उनका फेडर डाउन कर दीजिए, उनका फेडर डाउन कर दीजिए। जब लालू जी को 96 में पता चला था, जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, उनका टर्न है, बोल ले दीजिए। अरे ये लोग किसी को बोलने नहीं देंगे। हो गए थे संतोष जी, उनके फेडर को डाउन कर दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि जब 96 में लालू यादव जी को पता चला कि सीबीआई चारा घोटाला में चार्जशीट फाइल करने जा रही है, तो यही कुंभ को फालतू बोलने वाले लालू यादव जी बनारस से एक नागा बाबा को बुलाए थे और सब्बलपुर दियारा में नागा महायज्ञ करवाए थे। और वहां बस एक मिनट संतोष जी, ऐसे नहीं, बस एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। और सब्बलपुर दियारा के नागा महायज्ञ में लालू जी का दूध से और गंगा जल से अभिषेक हुआ था। और लालू जी जब वहां से लौटकर सीएम हाउस आए तो पता चला कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। उस नागा महायज्ञ का कोई मतलब नहीं रहा और लालू जी के किसी काम नहीं आया, लालू जी जेल चले गए। ठीक है। लालू जी अपने जमाने में और जगन्नाथ मिश्रा, ये दोनों अपने हाथ में जो अंगूठी धारण करते थे, बिहार में सबसे ज्यादा अंगूठी धारण करने वाले यही दोनों नेता थे और ये दोनों नेता चारा घोटाला के कल्प्रिट थे। तो लालू जी को तो सनातन मान्यताओं पर बोलने का हक ही नहीं है। और अंतिम बिंदु कि रेलवे में हुई अव्यवस्था पर लालू जी बोल रहे थे। बस संतोष जी, बस आधा मिनट। तो मैं आपको बता दूं कि जब लालू जी के रेल मंत्रित्व काल में दिल्ली में भारत में हादसा हुआ था,
तो लालू जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो लालू जी ने कहा कि भारतीय रेल के यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भगवान विश्वकर्मा पर है, मैं तो उनकी जिम्मेवारी संभालने के लिए विवश हूं, ये मेरा काम थोड़े है। और इसीलिए लालू जी ने भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगवाई थी रेल मंत्रालय में। तो ये था रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को देखने का लालू जी का नजरिया। ठीक है तो राजेश ना जी तो कुछ ये कह रहे हैं, कुंभ उसके पर बाद बोलने मैं लायक प्रवक्ता की है तरफ और न जाऊंगा। ही रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर बोलने के लायक है और न ही महिलाओं के आत्मसम्मान पर बोलने लायक इनके पास नैतिक बल है। राजेश जी, अब छोटा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से और जेडीयू के तुलना कर सकते हैं क्या जी आप लालू जी जमीन के आदमी हैं, आस्था का बड़ा जमीन की सोच रखते हैं और नरेंद्र मोदी जी शायद पहली बार कुंभ लगवाए हैं, ऐसा अरविंद जी बोल रहे हैं। इनसे पहले भी कुंभ लगा था, लेकिन अगर कुंभ इतना पवित्र है जो हम चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी कुंभ में कब जाएंगे? और नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? कुव्यवस्था के कारण नहीं जा रहे हैं, या सनातनी नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं, या वो पानी आचमन योग नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के साथ ही बताए कि ठीक है, मैं पूछ लेता हूं अरविंद जी, मेरा सवाल इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं और क्यों नहीं जा रहे हैं? अरविंद जी, मैं ऐड ये भी कर देता हूं कि दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है रेखा गुप्ता जी को, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है। सवाल हमसे था, जवाब हमसे देते ना। नीतीश जी भी महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास करते रहते हैं, इसका फायदा क्या बिहार में भी देखने को मिलेगा? कुंभ कब जाएंगे संतोष जी, ये तो पूछिए कि नीतीश जी कुंभ कब जाएंगे? सुन ले, मैं जवाब देता हूँ। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का अनेक नेता चले गए, लगता है कि पेटेंट कराए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्या उनका सेहत नासाज है? और कुंभ नहाने लायक नहीं है, कुंभ का जल नहाने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ये महिला सशक्तिकरण का एक नमूना है। और बिहार में भी आप देखे होंगे नीतीश कुमार ने। ठीक है, समय की कमी है, तमाम मेहमानों को मुझे यही रोकना पड़ेगा, डिबेट को यही ब्रेक देना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रेखा गुप्ता को, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई है और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से भी उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी